मैं डेटा बढ़ रहा था 2024-25 का कि 1,96,000 करोड़ रुपीस के फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं अभी अनक्लेम पड़े हुए। इसकी मुझे लेगेसी अगर पास ऑन करनी है तो मुझे पहला स्टेप क्या करना है? तो कोई ऐसी चीज़ आप हमें बता सकते हैं जिससे वो आज अपने आप को एटलीस्ट सिक्योर कर ले कि उसकी वेल्थ उसके जाने के बाद उसके लव्ड वंस को मिल जाए। सर उसको डीमैट अकाउंट नहीं पता है, उसको स्टॉक मार्केट नहीं पता है। ये कैपिटल क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है? पहले खर्चा नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट करो और जो बचे उसको खर्चा। बट अब मैं करने को तैयार हूँ इन्वेस्टमेंट और मेरे पास इस टाइम पे 25,000 रुपए की मेरी तनख्वाह है, तो मेरे लिए क्या ब्लूप्रिंट होगा जिसे मैं फॉलो करूँ? मेरे पास एटलीस्ट 1 या 2 करोड़ रुपए मेरे पास। सर एक फिलॉसफी है, पहले खुद को पे करो। बट अगर मैं आज यंग हूँ और मुझे चेक करना हो कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ, तो मुझे क्या पैरामीटर्स चेक करने चाहिए? कि अगर 100 रुपए है तो उसमें 50% रिस्क लेना चाहिए। लोग कहते हैं गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करने के क्या नियम होते हैं? फाइनेंस प्लानिंग मतलब सर आपके जीवन में और कुछ करना ही नहीं है, खाली फाइनेंस को प्लान करना है, बिकॉज वो बहुत सारी जगह का सोर्स है। ट्यूशन फीस, घर का खाना पीना, घर का लाइट बिल, मेंटेनेंस बिल, वो पैसा ही फुलफिल करेगा ना सर, इफ यू प्लान योर मनी प्रॉपरली। हर चीज चमकती हुई गोल्ड नहीं होती, पर जो आज चमक रहा है वो सबसे ज्यादा गोल्ड ही चमक रहा है। तो गोल्ड ने पिछले कुछ सालों में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। तो आपके हिसाब से एक पोर्टफोलियो में गोल्ड कब और कितना होना चाहिए? सर मेरा पोर्टफोलियो इस मैं गोल्ड में रखता हूँ। तो इमरजेंसी फंड पे आपका क्या लोगों को एडवाइस रहेगा कि किस तरीके से अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें? कितना इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी? सर इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको क्या लगता है कि लोग यहाँ इंश्योरेंस को खर्चा मानते हैं इसलिए पैसा नहीं मानते? आज के पॉडकास्ट में हम मिल रहे हैं मिस्टर ऋषभ शाह से, जो कि फाउंडर हैं वन FC के। इनका 16 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही वेल्दी HNIs के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं। इनकी लाइफ के एक एपिसोड ने इनको मोटिवेट किया कि किस तरीके से लोगों की मदद करनी है ताकि वो अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट भी कर सके और प्रॉपर्ली पास ऑन भी कर सके। ये इनकी लाइफ का क्या एपिसोड था, आज हम जानेंगे। आज के एपिसोड में हमने बहुत डिटेल में बात की है कि आप अपनी वेल्थ बना तो लेते हैं, पर बहुत सारे लोग अपनी वेल्थ को अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक छोड़ के नहीं जा पाते, लेगेसी प्लानिंग नहीं कर पाते। तो लेगेसी प्लानिंग को हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे आप क्या मिस्टेक्स नहीं करेंगे जिस वजह से आप लेगेसी प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हमने इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करी है, जहां पे हमने अभी देखा है कि इंडिया में अभी बहुत स्कोप है इन्वेस्टमेंट्स के ग्रो करने का। थर्ड, मनी माइंडसेट के ऊपर बहुत बातें हुई हैं कि अगर आपको लाइफ में वेल्थ क्रिएट करनी है तो क्या माइंडसेट होना चाहिए। रिच लोग अपने पोर्टफोलियोज में क्या देखते हैं और पुअर लोग अपने पोर्टफोलियो में क्या करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। उसके अलावा हमने बात करी है हम सबके फेवरेट एसेट क्लास की, गोल्ड, कि गोल्ड होना क्यों जरूरी है हमारे पोर्टफोलियो में। और फाइनली हमने क्लोज किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि वो टैक्स बचाना चाहते हैं, पर क्या यूज है इंश्योरेंस का, इसके बारे में हमने आज समझा है। तो इस एपिसोड को एकदम एंड तक देखना, पेपर पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल नॉलेज मिलने वाली है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना ताकि आप तक ऐसे अमेजिंग एपिसोड्स हम लेके आ सके और आपकी फाइनेंशियल लर्निंग को एनहांस कर सके। तो ऋषभ भाई, मुझे लगता था कि हमारे यहाँ ना इन्वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, लोग इन्वेस्ट नहीं करते, सेव नहीं करते, पर मुझे लगता है सब कुछ करने के बाद क्लेम नहीं करते, बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। मैं डेटा बढ़ रहा था 2024-25 का कि 1,96,000 करोड़ रुपीस के फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं अभी अनक्लेम पड़े हुए हैं। उसमें से 90,000 करोड़ रुपीस शेयर्स में है और अनक्लेम डिविडेंड्स में है। IEPF करके कोई फंड होता है, फिक्स डिपॉजिट, जो हमारे देश का सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट है, उसी में 42,000 करोड़ है, यानी मम्मी पापा ने किया और बच्चे क्लेम करना भूल गए। पोस्ट ऑफिस एसेट क्लास में 32,000 करोड़, लाइफ इंश्योरेंस में 20,000 करोड़। मतलब लाइफ इंश्योरेंस लीज ले जाती है कि लाइफ के बाद जो है जो फैमिली को फायदा हो। और कुछ EPF में 8,500 करोड़, ऐसे कर करके 1,96,000 करोड़। तो ये आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि ये जो डेटा है वो कितना करेक्ट है और उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है? सो आई थिंक योर डेटा इज करेक्ट, बट द पीपल हियर, द मास, जनता doesn't understand, though they are educated, but they don't understand to follow the government norms. Okay. So they don't follow, मतलब it is like जनता गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करती है। उनके जो रूल्स रेगुलेशंस होती है, they don't follow them. That means फॉलो नहीं करना in the sense they are not educated or they don't want to do it. ठीक है। या वो एक बोलते हैं ना कि आलसपना आ जाता है कभी कभी कि हम ये कर लेंगे, जब होगा तब देख लेंगे। इट इज़ नॉट दैट। जब आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो या आप एक पॉलिसी लेते हो,
इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ मैंडेटरी कि अभी आपको नॉमिनेशंस फाइल करना है, एंड इफ यू डोंट डू इट द लॉसेस ऑफ योर लीगेसी. सो दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जहाँ पर एजुकेशन और अवेयरनेस है ही नहीं. बट अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, अवेयरनेस नहीं लेना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑफ जनता, यू नो. जो आप और मैं एजुकेटेड हैं, वी कम अक्रॉस टू मेनी clientels, you know. I'm into a clientele business, I'm into servicing business, so I go and मैं जनता के पास जाता हूँ, I go to the public, मैं अपने क्लाइंट के पास जाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ, बॉस स्टार्ट लर्निंग. पैसा कमाना, पैसा इन्वेस्ट करना, पैसे का वेल्थ क्रिएट करना, उसके बाद क्या आप क्यों करते हो, व्हाट इज द पर्पस, इसका पर्पस क्या है. अगर आप ये पर्पस को नहीं समझ रहे हो और ये लीगेसी को पास ऑन नहीं हो रहा है, then there is a big problem. No, the problem is not with mutual fund, not with bank deposits, not with government. The problem is with us. हम एक प्रॉब्लम है जिनको ये काम पूरा नहीं करना है. So I think we should learn how to complete our documentations. ठीक है. तो ऋषभ भाई, अगर मैं एक आम इन्वेस्टर हूँ और मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला, बनाया, और कुछ मेरे पास अलग अलग तरह के फाइनेंशियल एसेट्स, इंश्योरेंस है, एफडी है, एनपीएस है, सब कुछ है. अब इसकी मुझे लेगेसी अगर पास ऑन करनी है तो मुझे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? जब भी मैं एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन होता है कि जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो होता है, या आज मैं अगर लेट हो गया हूँ, मैंने चालू कर दिया है, तो कोई ऐसी चीज़ आप हमें बता सकते हैं जिससे वो आज अपने आप को एटलीस्ट सिक्योर कर ले कि उसकी वेल्थ उसके जाने के बाद उसके लव्ड वंस को मिल जाए? सर, ये एक फिलॉसफी है, एक माइंडसेट है, एंड फाइनेंस एक जर्नी है. It is not a strategy. So for example, today, I mean, we are in 2025. मेरी daughter was born in 2016. ठीक है. So तभी तक I was not very good in managing my finance. Okay. So I was like, मैं ये कर लूँगा, ये हो जाएगा. It is always better to give your own example. जी. एंड यू नो देन यू अंडरस्टैंड, फिर आपको समझ में आती है कि आपको करना क्या है. एंड आई थिंक जब मैंने अपने बच्चे का मुंह देखा तब मुझे और मेच्योरिटी आई, एंड मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल. देन आफ्टर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि क्या फिनेंशियल टूल्स अवेलेबल हैं, मैं इसको कैसे एनहांस कर सकता हूँ, कैसे इनका यूज कर सकता हूँ. बिकॉज वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग एंड क्रिएटिंग इट, बट इन्वेस्टमेंट के पहले की जो जर्नी होती, जो सिनेरियोज होते हैं, जो सिचुएशंस होते हैं, उसको भी समझना पड़ता है. जो फॉर एग्जाम्पल माई सैलरी इज 1 लाख रुपी, भाई मुझे घर के खर्चे के लिए 10,000 20,000 देने हैं, तो फिर मैं 20,000 अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए रखूँगा, फिर 20,000 मेरे EMIs होंगे. ना, दैट इज हाउ यू फिनिश इट, बट दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम हियर इज व्हाट आप पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, आप पहले खर्चे की बात करते हो जी. जो आपके हर सवाल में सवाल होगा, आपके हर सवाल में सवाल होगा, एंड उसका हर जवाब होगा, बिकॉज मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री इज फाइनेंस. एंड सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना पड़ेगा संजय भाई कि एक इंडिविजुअल कम्स विद अ डिफरेंट माइंडसेट. वो एक माइंडसेट के साथ आता है, एंड वो एक रैट रेस में तो ऑलरेडी है ही है. वो दुनिया के साथ चलना चाहता है, उसके एस्पिरेशंस, डिजायर्स बहुत सारे होते हैं, बट वो इन्फ्लेशन को मैच नहीं कर पाता है जी. सो हाउ डू ही हाउ डज ही गेट इनटू दैट, वो कैसे ये ट्रैप में से बाहर आ पाए, और वो कैसे इसका सॉल्यूशन दे पाए. तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस व्हिच आर डिफाइंड बाय गवर्नमेंट. तो ऋषभ भाई, ये तो बात समझ आ गई कि पासिंग ऑन मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लव्ड वंस के लिए पैसा बनाते हैं. तो ये अंडर वेरियस प्रोडक्ट्स जैसे एफडी हो गया, एमएफ हो गया, मैंने अपनी लाइफ टाइम में कुछ इकट्ठा किया पैसा, तो वो अगर मुझे अब अपने नेक्स्ट टू किन देना है, मेरे लव्ड वन को देना है, तो क्या स्टेप होने चाहिए, मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए एट द फॉर्मेशन, और अगर फॉर्मेशन के टाइम मैं नहीं ध्यान रख पाया तो अब उसका मैं क्या स्टेप्स लूँ, आपको बताइए. सर, इसमें कोई ये जो है वो, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग जी.
आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉमिनेशन डिफाइन करना होता है. यू हैव टू गो थ्रू अ केवाईसी प्रोसेस जी. और जिसके लिए आपको नॉमिनेशन डिफाइन करना होता है एंड उसके वहां पर परसेंटेज भी डिफाइन करना होता है. Okay. बैंक अलाउज यू टू give 5 to 6 nominations Okay. to my knowledge, but still you can define your percentages also. तो अगर मैं 5 लोगों को दे रहा हूँ तो किसी को 20% दे दिया, किसी को 10% 10% दे दिया, that is fine, no? That is fine. I mean, that is the process. जी. वो डिफाइंड है. और अगर फिक्स डिपॉजिट में करना हो तो सर सब में see I'll tell you it's a KYC process. ओके. People see गवर्नमेंट ने नॉमिनेशन को क्यों इतना फोर्स किया है? Because managing this and that unclaimed money is difficult for them also. अच्छा, गवर्नमेंट के लिए भी हेडेक है. एब्सोल्युटली हेडेक है. ऐसा नहीं है कि उनको क्या प्रॉफिट है. देयर इज नो प्रॉफिट मैन. यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात खाली आई मीन यू नो इट्स फॉर द पीपल, इट्स फॉर द मास. ये पैसा गवर्नमेंट का तो है नहीं, ये पैसा पब्लिक का है. बट पब्लिक को ही नहीं पता है कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है. सो नाउ इफ दे वांट टू मैनेज इट, नॉमिनेशन शुड बी कंपल्सरी फॉर देम टू अंडरस्टैंड. गवर्नमेंट तो फोर्स कर ही रही है. एंड एक स्टेप इसके आगे चलते हैं सर. अगर आपका अब नॉमिनेशन भी अगर फाइल नहीं होता है, सो आई थिंक इफ इट इज नॉट इन प्लेस, बैंक्स आर पुशिंग यू टू डू इट इमीडिएटली, अदरवाइज दे विल ब्लॉक योर अकाउंट. ओके. कई सारे बैंक में हो रहा है. तो ऐसे 1-2 इंसिडेंट्स मेरे क्लाइंट्स के साथ भी हुआ है, मेरे कजन्स के साथ भी हुआ है. सो आई थिंक दैट इज फाइन. बट अगर यही चीज हम अपने सामने से ही करें तो इट इज बेटर फॉर बैंक एंड फॉर द क्लाइंट. बिल्कुल. बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं होगा, स्टेशनरी वेस्ट नहीं होगा. ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, बट ये किसी को समझना नहीं है. एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. तो ऋषभ भाई, जब इतना इजी हो चुका है कि गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, बैंक्स भी पुश कर रहे हैं, तो ये बिहेवियरल इशू तो नहीं है कि शायद पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को बताना नहीं चाहते कि मेरे पास कितना पैसा है, कहाँ है, बिगड़ ना जाए, घर वालों की कुछ ऊटपटांग डिमांड्स ना आ जाए. तो ऐसा कोई आप सिनेरियो देखते हो? सो सर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ सर, और ये मेरी पर्सनल स्टोरी है. जी. इन 2017 मेरे अंकल और मैं डाइनिंग एरिया में हम चाय पी रहे थे. उन्हें 3 बब्स आए एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 58. So domestically and locally he was a builder. 3 bubs आए और 3 bubs आए and he passed away. So आपकी आंखों के सामने, मेरे बाजू में. And he was a good name domestically and it was a shock for us. But इससे ज्यादा शॉक तब लगा जब हमें समझ में आया कि उनके पास क्या है और वो कैसे मिला. सो I'll take, मैं आपको एक जर्नी बता रहा हूं. अंकल वॉज 58-year-old गाय जी. बाय प्रोफेशन वो बिल्डर थे. एंड सर हमें पूरे 4 साल लगे पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने में. बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, प्रॉपर्टीज, इंश्योरेंस, विल्स. एंड अगर वो बिल्डर थे तो आप समझते हो कि कितना पेपर वर्क करना पड़ता होगा. सो हमें एक्चुअली I'll tell you something कि उनके पास 12 सेविंग्स अकाउंट थे और 3 करंट अकाउंट थे. बैंक स्टेटमेंट से छान कर, आई मीन यू नो, वी हैड टू सिट विथ आवर अकाउंटेंट और देखना पड़ा कि ये ट्रांजैक्शन किसके साथ किया गया है, कैसे हुआ ये ट्रांजैक्शन की क्या अंडरस्टैंडिंग थी. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई मीन सी इट इज वेरी नेचुरल. और जब कोई आदमी चला जाता है ना तो कुछ वापस नहीं आता है. सो द लॉस इज नॉट रिपेयरेबल. ये लॉस तो लॉस है, बट एट द सेम टाइम अगर ये KYC, ये इंफॉर्मेशन अगर अंकल ने अपने फैमिली के साथ शेयर करी होती तो ये प्रॉब्लम आता नहीं आता. बट दिस इज द रियल प्रॉब्लम. ये खाली अंकल के साथ नहीं है, ये शायद आपके साथ भी होगा, शायद मेरे साथ भी होगा. बिकॉज हमारी लाइफ यहाँ पर इट इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि हम भूल जाते हैं कुछ चीजों को ढंग से रखना. जैसे अभी रिसेंटली देखिए ना कि
एयर इंडिया का फ्लाइट जो हाँ आई नो, आप अहमदाबाद से सोचिए लंदन जा रहा था। 240 जन, आई मीन सॉरी बट 240 पीपल डाइंग वही 1 मिनट के क्रैश में। सर क्या फाइनेंशियल प्लानिंग होगी नहीं होगी? जी, उनका परिवार अब कैसे आगे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा? सर ये प्रॉब्लम जब वो लोग फेस करते हैं, LIC के पास जाओ, एनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ, एनी म्यूचुअल फंड के पास जाओ, एनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के पास जाओ, एनी बैंक के पास जाओ, क्या टैक्स लायबिलिटीज बाकी है, क्या टैक्स भरा हुआ है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर एक इंडिविजुअल के लिए जो उनकी लीगेसी है। अगर आप अपनी लीगेसी को ठीक से प्लान कर सके और उसको मैनेज कर सके, देन मेरा ऐसा सोचना है सर कि इट बिकम्स वेरी इजी। वो बहुत इजी बन जाता है अपनी फैमिली के लिए ट्रैक करना, ट्रेस करना, एंड इट इज एक्सेसिबल। अगर ये एक्सेसिबल हो सकता है जो हमें करना चाहिए, तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ फैमिली मेंबर टू गो एंड रिडम्पशन करना है, क्लेम करना है। वो बहुत द प्रोसेस बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज कई बार तो सर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाओगे आप? राइट, अनलेस एंड अनटिल अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास, तो आपको अगेन वही पूरा करना पड़ेगा। राइट, यू हैव टू बिकम अ जग्गा जासूस एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। जी, आपको वो प्रोसेस से जाना पड़ेगा। मैं अभी पढ़ रहा था कहीं कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है संजय कपूर, उनकी डेथ हुई। और क्योंकि वो एक एंटरप्राइज चलाते थे और मेजरली उनकी कंपनी जो है FII ओन थी, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ओन थी, तो काफ़ी सीमलेसली जो है मैटर स्प्लिट हुआ। ही हैड मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल किड्स फ्रॉम डिफरेंट वाइफ्स। तो आई थिंक उसके बावजूद भी उनका जो स्प्लिट हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी, एवरीथिंग वाज रीजनेबली स्मूथ। आई थिंक जो अमीर लोग होते हैं या फिर जो वेल्दी होते हैं, वो तो अपनी विल या फिर अपनी जो इनहेरिटेंस है वो प्लान करते ही हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई इतना बड़ा एम्पायर है तो आगे जाके परेशानी हो सकती है अगर मेरे ना रहते हो। तो आई थिंक हम जो मिडिल क्लास है खासकर, उनका पैसा ये IPF और ये सब इंश्योरेंस में नहीं अटकता होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। पर ये अटकता है हमारे मिडिल क्लास का, जो पूरा जिंदगी मेहनत करता है और फिर उसके बाद भी उसके बच्चों को जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है वो मिल नहीं पाता। तो वापस आता हूं, इस पूरे प्रोसेस में विल का इंपॉर्टेंस कितना है, और विल किसको करनी चाहिए, किस उम्र में आदमी को अपनी विल बनाने देनी चाहिए? So ideally what you have said, आपने जो भी बोला है वो सही बोला है। अमीर आदमी के पास तो सारे टूल्स होते ही हैं, फाइनेंशियल टूल्स होते ही हैं जी। एंड वो लोग की माइंडसेट बहुत डिफरेंट होती है। वो लोग की माइंडसेट होती है कि ये पैसा नेक्स्ट जनरेशन के पास कैसे जाए, और हमारी होती है कि नेक्स्ट जनरेशन को पता ही ना चले, ताकि वो अपनी मेहनत करे। एंड ये कॉमनली सेड है कि भाई वो अपना कर लेगा, हम अपना करें। राइट। और हम इसको कैसे हाइड करते हैं कि भाई हमें उसको सिखाना चाहिए, उसको लेसन सिखाना चाहिए, ऐसे वो बंदा ग्रो करेगा। तो एक्चुअली ऐसे ग्रो नहीं करता है कोई। आप उसको बताओ ना कि भाई मैंने ये बनाया है, ये इस बैंक में है, ये इस इंश्योरेंस कंपनी का है, मेरे जाने के बाद आपको इतना मिलेगा, बट इससे आपकी लाइफ नहीं चल सकती है। जी, प्रोग्रेसिव को थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव बना के, क्यूरियोसिटी आप दिखाओ अपने बच्चे को, जिसको भी आप लर्निंग दे रहे हो। अगर आप उसको ठीक से समझा पा रहे हो, देन आई थिंक योर इश्यू बिकम्स नॉट अ इश्यू, बट इट बिकम्स अ सॉल्यूशन, क्योंकि वो उस पे काम करेगा जो बड़े आदमी करते हैं, जो रिच पीपल डज इट। क्यों करते हैं वो? बिकॉज उनका माइंडसेट वैसे ट्रेन किया गया है। जी जी। So that is the solution. पर सर वापस आते हैं जैसे कि बड़े लोगों के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सबको ये हैं, सब है, वो कंसोलिडेट करते हैं उनकी वेल्थ को, उनको पता होता है कि एसेट लायबिलिटीज कहाँ पे हैं, कहाँ कुछ रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, रजिस्ट्रेशन पेपर कहाँ है। पर एक मिडिल क्लास आदमी मेरे हिसाब से एक और चैलेंज फेस कर रहा है कि वो कंसोलिडेट भी नहीं कर पा रहा है हर चीजों को। मतलब उसको पता ही नहीं है कि, उसी को नहीं पता कि उसके कितने बैंक अकाउंट्स ओपन है, उसी को नहीं पता कि मेरी कौन सी FD ओपन है, तो वो बेचारा आगे जाके अपने परिवार को बताएगा क्या? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? So Sanjay bhai, for this we have come out with a solution. Okay. As my company 1FC, it stands for One Financial Code. Okay. One Financial Code आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है एक ही स्क्रीन पर।
इन्वेस्टमेंट्स में आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, वो डीमैट अकाउंट में आ जाता है जी। ठीक है। लोन्स आपके जितने भी लोन्स हैं, कैटेगरीज ऑफ लोन्स, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, वो भी आ जाते हैं एक स्क्रीन पर। इसका भी टूल है जो देन यू हैव क्रेडिट कार्ड, यू हैव सेविंग अकाउंट, वो भी आ जाता है स्क्रीन पे। ओके। फिर टैक्स भी आ जाता है कि आपने कितना टैक्स लास्ट ईयर फाइल किया है, फॉर लास्ट 3 years 4 years का डेटा हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। जो द पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एन इंडिविजुअल। क्योंकि यार अमीरों के पास तो सब एक्सेस है, बट फॉर अस लाइक मिडिल क्लास पीपल, वो स्ट्रगल करते हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप नहीं बताना चाहते हो तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि आपने जो भी कमाया है आज तक वो स्कैटर्ड है, वो अलग अलग जगह पर है जी। ठीक है। पहले तो उसको एक जगह पर लेके आओ, अब कैसे लेके आएंगे? जो इन 2025 वो एक हमने टेक्नोलॉजी को यूज करा है, हमने एक प्लेटफॉर्म डिजाइन करा है, अब डेवलप भी कर रहे हैं। ओके। आई थिंक विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months वी विल बी लाइव इन द मार्केट। बट वो एप्लीकेशन आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। कैसे? आपकी सारी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पे आ जाएगी। सो यू विल एक्चुअली, आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मेरे पास क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस वैल्यू कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तो आप होप पे नहीं जियोगे। इन इंडिया पीपल लिव्स ऑन होप्स। होप्स एब्सोल्युटली, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अंडरस्टैंड, 99% हार्डवर्क होता है, 1% लक होता है। बट 99% का हार्डवर्क मतलब क्या होता है? सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर ले आओ, उसको समझो कि एट द एज ऑफ 40-42 व्हाट आई एम, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और मैं क्या अपने फैमिली को पास कर सकता हूं। तो ये टूल हमने बनाया इसीलिए है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले तो आपको सपोर्ट करे समझने में कि आपको क्या, आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट, ये सारा प्रोसेस आप करते क्यों? ताकि एटलीस्ट आपको दिख जाए, ठीक है, और अपने फैमिली को ये लीगेसी में आप देके जाओ। हाँ, तो फिर आपको बहुत सारे पासकोड्स नहीं देने, सिर्फ एक पासकोड देना है। एब्सोल्युटली। और उसके बाद वो उसके थ्रू वो पूरा पता कर सकते हैं। दिस इज आई थिंक 17 years और 18 years ऑफ जॉब। मैं एक चीज सीख गया हूं कि मुझे वो टिपिकली बुक में नहीं लिखना है कि मेरे 4 सेविंग्स अकाउंट है, मेरे 2 कंपनी के अकाउंट है, 4 पॉलिसियां हैं, 4 क्रेडिट कार्ड है, 4 प्रॉपर्टी है, 3 गाड़ियां हैं। मैं एक एप्लीकेशन में सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इफ समथिंग हैपेंस टू मी, माय लीगेसी, माय लीगल हेयर्स कम्स टू नो दैट। ट्रू। एंड इट बिकम्स वेरी इजी। वो लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको एनकैश करना। तो ऋषभ भाई, आपने लेगेसी पे हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से लेगेसी पे चर्चा करना इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि यही एक मिसिंग लिंक है हमारे लाइफ का। सब लोग बोल रहे हैं एसआईपी करो, हम भी बोलते हैं एसआईपी करो, इन्वेस्ट करो, बजट करो, बट मैंने बहुत कम लोगों को बोलते हुए सुना है कि लेगेसी पे भी ध्यान दो, विच इज हाउ टू पास ऑन द इनकम। अच्छा, अब अगर हमारे कोई भी व्यूअर्स का कहीं भी कोई पैसा अटका हुआ है, या कोई भी जगह, जैसे हमने नाम लिया कि उनको पता नहीं है उनके पेरेंट्स के पास क्या था, उन्होंने कुछ शेयर था, तो हाउ कैन दे नो अबाउट इट? कैन वी हेल्प देम? एब्सोल्युटली वी कैन हेल्प देम। आपके अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अनक्लेम्ड है, या यू थिंक दैट कि कुछ है जो वो सॉल्व नहीं कर सकते, वी हैव अ फॉर्म, आप फॉर्म फिल अप कर लीजिए। यस, आई मीन ऑब्वियसली विल गिव यू अ फॉर्म। वो फॉर्म फिल अप करे, वी हैव अ टीम, दे विल कांटेक्ट देम एंड दे विल आंसर देयर क्वेश्चंस। परफेक्ट। सो दे विल सपोर्ट देम। परफेक्ट। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके लाइफ में कोई भी इशू है फाइनेंस को लेके, इन टर्म्स ऑफ कोई पैसा आपका कहीं अटका हुआ है, आपके कोई एफडी में है, आपको पता नहीं है, या आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ छोड़ा था, शायद वो आपको मिला नहीं मिला, आपके हो सकता है फॉर एग्जांपल किसी के फादर नहीं है, मदर हैं, पर मदर को नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे एसेट्स हो सकते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रहे हैं, वो फॉर्म आप भर सकते हैं और 1FC की टीम विल रीच आउट टू यू एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विल हेल्प यू टू गेट योर वर्क डन।
ऋषभ भाई पता है क्या, सब लोग ना बात करते रहते हैं इन्वेस्टमेंट एसआईपी ये सब, मैं लेगेसी से इसलिए आपसे स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे आज तक मैंने कहीं सुना ही नहीं है लेगेसी के बारे में। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊंगा, मैंने खुद भी डेढ़ साल पहले ही या 2 साल पहले ही पहली बार अपनी गूगल शीट में मैंने वो बनाया था कि मेरे पास क्या क्या एसेट्स है, क्या म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि मेरा कंसोलिडेटेड नहीं था। तो जब मैंने अपना बनाया ना तो मुझे वाह यार, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। तो काफी बार ऐसे होता है कि क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आपके पास व्हाट डू यू ओन एंड व्हाट डू यू ओ, है ना। तो आपको देन यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन एंड यू डोंट नो कि आप हो कहाँ, मतलब आप कौन सी जगह पे हो। तो आई थिंक इट्स लाइक गूगल मैप्स पे जो आपकी करंट लोकेशन होती है, एक बार आपको ये पता चल जाए ना कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास, तो आपको करंट लोकेशन जो है गूगल की मतलब अपनी मिल जाती है, फिर आप डिजायर्ड लोकेशन पे जा सकते हो। एब्सोल्युटली। तो ये इसलिए मैंने आपके साथ जो है यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, लेगेसी में आपके हिसाब से और कोई पॉइंट आप कवर करना चाहते हो? सर लेगेसी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने 17 साल में सेल्स करा है, कॉर्पोरेशन करा है, कंप्लायंस करा है। मैंने ऑलमोस्ट 1200 से 1500 क्लाइंट को सर्विसिंग करा है। बट जो ही समझ में आया है, सारे सेविंग से कैपिटल, कैपिटल से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं बाय गॉड ग्रेस। वो वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं बट वेल्थ को पास नहीं कर पाते हैं। एंड वेल्थ इज नॉट टू पोसेस, इट इज टू पास टू द लीगेसी। बहुत बढ़िया बात बोली। एंड आई टेल यू सर, लीगेसी पे कौन बात करता है? लीगेसी पे कोई बात नहीं करता। अच्छा, आई टेल यू वन मोर थिंग, बड़े आदमी, आई मीन रिच पीपल ओनली वर्क ऑन लीगेसी। व्हाई? अब सोचो, क्योंकि वो बड़ा आदमी है इसीलिए? नो, उसने वेल्थ क्रिएशन को ऐसे फॉर्मेट किया हुआ है कि ये पैसा, ये आई मीन फॉर एग्जांपल, ये इंश्योरेंस की पॉलिसी ये मेरे बेटे को जाएगी, ये मेरा घर मेरी वाइफ को जाएगा, ये मेरे जो कैश है, एफडीज हैं, गोल्ड है, वो मेरी बेटी को जाएगा। So they are well defined. And unless and until you are not disciplined and not well defined, legacy नहीं बनता। And wealth creation का next word होता है legacy। अगर आप legacy create नहीं कर पाते हो, सर आपकी जो legacy है वो second generation तक नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो they will not match, they will not match the वो मतलब वो उसको स्टेबल नहीं रख पाएंगे। तो अगर आप स्टेबल नहीं रख पाओगे तो दैट इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। तो स्टेबल रखने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट। क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके का, जैसे व्यापार में हमने देखा है कि लाला माइंडसेट होता है और एक कॉर्पोरेशन का माइंडसेट है, एमएनसी माइंडसेट होता है। लाला माइंडसेट होता है सारे डिसीजन मैं लूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। सर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लाला माइंडसेट एंड कॉर्पोरेट का माइंडसेट, तब जाके लीगेसी बनती है। ओके, तो लाला माइंडसेट के क्या चीजें उठानी चाहिए? और सर लाला माइंडसेट है ना सर, अपना 1 रुपया छोड़ता नहीं है। समझ, फ्रुगैलिटी, वो 1 रुपया नहीं छोड़ता अपना। और जो एमएनसी है या कॉर्पोरेट है वो कंप्लायंस का मास्टर होता है। तो ये दो से आप लीगेसी को कनेक्ट कर सकते हो। पेपर पे है, पैसा कमाया, लाला ने 1 रुपया छोड़ा नहीं, कॉर्पोरेट ने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करी है, तो दिस गोज टू अ पिरामिड, वो ऊपर तक चले जाता है। आई मीन इट गोज टू अ लीगेसी, राइट। एंड यही लीगेसी के लिए जो वो बोलते हैं ना कि आप जिसके साथ रहोगे वैसा आप अपने आप को डेवलप करोगे जी। तो हमारे गुजराती में और हमारे एल्डर्स ने हमें एक क्वेश्चन पूछा था, आपका गुरु कौन है? तो आई सेड मेरे गुरु ये मुनि है। मेरे पापा ने और एक बार पूछा कि आपका गुरु कौन है? आई थॉट मैंने मुनि नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था मम्मी पापा। तो मैंने बोला मम्मी पापा। आपके गुरु कौन है? पापा नहीं पता। Then he laughed at me and he said, "It is सत संग." सत का मतलब क्या होता है? The people around you and their association. And the association. It is called सत्संग। सर मैं बहुत बेसिक सा बंदा हूं। मैंने जो लाइफ से सीखा है उसी को मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं एट द बेस्ट लो कॉस्ट। मैं कोई पब्लिक का पैसा यूज नहीं करना चाहता हूं।
मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप करी है, एक डिजाइन करी है जो डेवलप हो रही है, और वो भी बहुत बड़ी कंपनी डेवलप कर रही है, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू डू इट फॉर माय पीपल, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन एल्डरलीज, हमारे वडील जो होते हैं, वो लोग को एक चिंता खाए जाती है एट द एज ऑफ 65-70, अगर 2 बच्चे हैं तो अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, और 2 बच्चे लोग को भी ये भी समझना होता है कि हमको लीगेसी में मिल क्या रहा है, विच इज द ह्यूमन टेंडेंसी। इसमें खराब कोई बात नहीं है, आप जितना स्ट्रेट लोगे उतना प्रॉब्लम को आप जल्दी से सॉल्यूशन दे पाओगे। सो यहां पे यू नीड टू डिजाइन समथिंग जो आपको एक ही एप्लीकेशन में सारा इंफॉर्मेशन दे, विच इज वेल डिफाइंड। अच्छा, द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली कि वो एप्लीकेशन में सारा इंफॉर्मेशन आए, बट उसको सही तरीके से अलाइन कैसे किया जाए, नॉमिनेशंस भरना, विल राइटिंग करना, टैक्स रीपेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट्स, बैंक डाउनलोड। सर आप एक मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं आपको सर। अगर ये फॉर एग्जांपल संजय भाई की, फॉर आई मीन आई डोंट नो योर एज बट आई अंडरस्टैंड दैट 40s अप्रोक्स, राइट, 40s में आप चल रहे हैं सर। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन ओके एक ही स्क्रीन पर है, एंड इफ यू शेयर दैट विथ योर सीए, तो उसका काम कितना इजी हो जाएगा। I can share it with my son. I can share it with my family members, the wife and everything. तो उनके लिए कितना इजी हो जाएगा सर। ये विल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, बिकॉज वी आर विद द पॉपुलेशन ऑफ 153 करोड़ अप्रोक्स। सो एंड वी आर ऑल्सो सेंटिमेंटल कंट्री। हम यहाँ ज्यादा हमारे जो भी फैसले होते हैं वो ज्यादातर इमोशंस पे होते हैं, लॉजिक्स पे नहीं होता, नंबर्स पे नहीं होता। वो जो नंबर्स हैं जो लॉजिक को बिलीव करते हैं, और जो नंबर्स हैं इमोशंस पे चलते हैं, वो बहुत डिफरेंट है। लॉजिक पे 10% चलता है और इमोशंस पे 90% चलता है। तो ऋषभ भाई, लेगेसी का समझ गए, इंपॉर्टेंस भी समझ गए, केस स्टडीज भी देख ली हमने, और हमने ये भी देख लिया कि डेटा बहुत शॉकिंग है, तो सबको अपनी विल बनानी चाहिए और कंसोलिडेट करना चाहिए। एंड इन केस यू नीड एनी सपोर्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड फिल द फॉर्म, जिससे 1FC की टीम आपकी इसमें हेल्प कर देगी। अब लेगेसी से जो पहले वाला स्टेप होता है वो वेल्थ क्रिएशन का होता है, जब वेल्थ बनेगी, राइट। और वेल्थ क्रिएशन में अभी हमने रिसेंटली देखा मार्केट्स बहुत अनसर्टन रही हैं। yes. और अनसर्टन रही हैं, और उस टाइम पे हमने देखा कि जो डीमैट अकाउंट्स ओपन होते थे पहले 2019 के बाद, तो पता नहीं क्या अलग ही समा बन गया और एकदम फुल स्पीड में डीमैट अकाउंट्स खुले। जो 2019 तक 3 करोड़ अकाउंट्स थे, वो 2024 आते आते दे टर्न इनटू समवेयर अराउंड 16-17 करोड़ अकाउंट्स। ओके। एंड आज हम देखते हैं डेटा पिछले 7-8 महीने से, मार्केट्स भी नीचे थी, कि डीमैट अकाउंट्स अब कम ओपन हो रहे हैं, मतलब दे आर स्लोली रिड्यूसिंग। ओपन तो हो रहे हैं, पर वो जो स्पीड थी, जो एक्सेलरेशन थी, वो कम हो गई है। तो आपको क्या लगता है, मार्केट यहां से स्टैग्नेट करेगी या फिर अभी भी स्कोप है इंडिया में? डेटा आपके हिसाब से क्या कहता है इसके अराउंड? सर आई थिंक मैं आपको एक डेटा समरी देता हूँ। इट्स अ वेरी बेसिक समरी। पॉपुलेशन इज 153 crores. जी। पैन कार्ड issued is approx 75 to 80 crores. Aadhaar card linked with PAN card is approx 140 crores. CDSL, NSDL, to my knowledge, in 2020 it was 11 crores. 2022 it was 12 crores. 2024 it was 16 crores, and 2025 it is 17 crores. बट इसमें आपके कितने डीमैट अकाउंट है? मतलब खुद के 3 है। देन तो इसका मतलब क्या हुआ कि डुप्लीकेशन है जी। जो ओरिजिनली एक्चुअल अकाउंट्स आर अप्रोक्स 5.5 crores. एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन? 150 crores. एंड व्हाट इज द पैन कार्ड इश्यू? चलो उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। पैन कार्ड को ऐसा समझते हैं कि पैन कार्ड 74 crores है इश्यूड। पैन कार्ड का स्पेसिफिकेशन क्या है? वो क्या खाली अकाउंट ओपन करने के लिए है? नहीं, वो विल राइटिंग के लिए है, वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए है, वो सेविंग्स अकाउंट के लिए है। इससे एक डेटा जनरेट होता है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, हम क्या बात कर रहे थे? CDSL, NSDL की अकाउंट की। सर पैन कार्ड 74 crore इश्यूड है,
उसमें टैक्स फाइल कितना होता है, दैट इज 4%. और Hardly टैक्स पे 7. कितने करते हैं, माइट बी 2% ऑफ इट. You may check the numbers. It is easily available on Google and ChatGPT. जी. AI ने तो काफी अच्छा सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम्स. बट हाँ, फनल बहुत नैरो है नीचे. Yes. So coming back to your question कि ये स्टैग्नेंट होगा, नहीं होगा. अगर अवेयरनेस होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. पैसा है सर सबके पास. ट्रस्ट इश्यूज हैं. ट्रस्ट इश्यूज हैं. बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं? बिकॉज नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. गवर्नमेंट हैज डन ब्यूटिफुल जॉब, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल जॉब. अगर आपको अनक्लेम्ड, अगर मेरे को एक बात बताइए संजय जी, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. आपको अनक्लेम्ड में अगर आपका समझो कि आपका कोई भी पैसा अनक्लेम्ड में पड़ा हुआ है, इन विच एवर कैटेगरी इट इज, इन फाइनेंशियल टूल, शायद वो म्यूचुअल फंड में हो, इंश्योरेंस में हो, या वो बैंक डिपॉजिट में हो. कोई बैंक अकाउंट ऐसा होगा जो आप पैसा डाल के भूल गए होंगे और उस पे आपको मंथली इंटरेस्ट शायद मिलता होगा. आप उसको कैसे रिकवर करोगे? हाउ डू यू गेट दैट इंफॉर्मेशन? आपके AIS में से मिल सकता है, इनकम टैक्स का जो नो, हाँ वो शायद मिल सकता है. अगर वो अकाउंट आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया होगा तो यू हैव टू डिक्लेयर नो कि ये मेरा अकाउंट है. हाँ, कि ये मेरा अकाउंट है. अगर नहीं किया होगा तो जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक ऐसी एक एप्लीकेशन है, दैट इज उदमग. ओके. अगर आप उसको देखोगे वहां पे, तो अगर आपके एंसेस्टर्स या कोई भी जो नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ शेयर्स पड़े होंगे, कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होंगे, कोई अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड्स होंगे, एनी इन्वेस्टमेंट which has not been in your parameters, वो आप जाके वहां पर जाके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इट्स अ स्मॉल प्रोसेस, एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना है और वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा. बट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस. आप कहीं और भी चले जाओ यार, सर इंडिया छोड़ दो, कहीं और कोई भी कंट्री चले जाओ, क्यों एवरीबडी आर फॉलोइंग द प्रोसेस? वहां पे क्यों ये डिसिप्लिन है, वहां पे ऑनेस्टी है, वहां पे ट्रस्ट है? क्यों वो लोग के काम इजीली हो जाता है, हमारे काम क्यों नहीं होता है? आई डोंट नो सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहते हैं कि इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इन इंडिया वेदर इज डिसिप्लिन्ड, पीपल आर नॉट. व्हाई? एंड इन यूरोप वेदर इज नॉट डिसिप्लिन्ड बट पीपल आर डिसिप्लिन्ड. पीपल आर, क्योंकि वेदर वहां पे अचानक से धूप चलती होती है और फटाक से बारिश आ जाती है. तो ये है, इंडिया में डिसिप्लिन का डेफिनेटली इशू है और प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. और गवर्नमेंट ने प्रोसेस सेटअप किए हैं ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए चीजें. एंड आप अपनी जो लेगेसी है ट्रांसफर कर सके, वेल्थ को मॉनिटर कर सके, तो सारी चीजें कर सके. तो कमिंग बैक, आपके हिसाब से अभी स्टैग्नेंसी नहीं है मार्केट्स में? सर नहीं है, मार्केट में स्टैग्नेंसी नहीं है. आई थिंक इट इज अबाउट, मेरे ख्याल से पूरा अवेयरनेस एंड एजुकेशन पर है. स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कई हद तक सर अवेयरनेस क्रिएट भी करी गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. आई टॉक टू माई डॉटर्स फ्रेंड्स, दे टॉक फाइनेंस. इनफैक्ट माई डॉटर टॉक्स फाइनेंस. पापा आपने कितना मंथली सेविंग किया? अरे वाह. which bank account, which bank do I have my account? चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट कि अगर मेरी डॉटर को ये नॉलेज है तो उनके 2-4 फ्रेंड्स को तो होगा. अगर 2-4 फ्रेंड्स को है एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट इट, तो आई थिंक इसको भी एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए. आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है. ऋषभ भाई देखिए, वेल्थ लोग क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ मतलब एक अच्छा नंबर क्रिएट करना चाहते हैं, पर मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएट करने से पहले कुछ थोड़ा तो हमारे पास कैपिटल भी होना चाहिए, यानी धीरे धीरे हमारे पास कुछ पैसा जमा भी होना चाहिए, जिससे आगे जाके वेल्थ क्रिएट करना थोड़ा आसान. तो वेल्थ, ये कैपिटल क्रिएट करने का क्या प्रोसेस होता है? सर आई थिंक अर्ली एज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड अर्ली एज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज only defined when we are in discipline. मतलब भले आप 10,000 रुपए कमा रहे हो at the age of 20-21, and if you know how to invest, या तो आपको ऐसी कोई गाइडेंस मिली हो या आपके कोई मेंटोर रहे हो जो आपको गाइड करे कि भाई पहले खर्चा नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट करो और जो बचे उसको खर्चा करो.
तो एंड इन्वेस्टमेंट का एक ही तरीका है जो हमें पता है, वो विच इज SIP, जो आपको अच्छा कैगर दे सकता है। और एल्स हमारे पास ऑप्शन क्या है, जो जिनके पास एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है उनके पास एक दो ऑप्शन है, वो पोस्ट ऑफिस एंड FDs। तो ऋषभ भाई ठीक है, आपने बोला कि हमें जल्दी शुरुआत करनी है, बट अब मैं करने को तैयार हूँ इन्वेस्टमेंट, और मेरे पास इस टाइम पे 25,000 रुपए की मेरी तनख्वाह है, तो और मेरी एज है 21-22 के आसपास, तो मेरे लिए क्या ब्लूप्रिंट होगा जिसे मैं फॉलो करूं कि मैं लेट्स से बाय द एज ऑफ 40 मेरे पास एटलीस्ट 1 या 2 करोड़ रुपए मेरे पास। सर एक फिलॉसफी है, पहले खुद को पे करो। ओके, ठीक है, स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट इनटू SIPs जो अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। यू नो, अवॉइड फोमो, स्टिक टू सिंप्लिसिटी। ये मतलब मैंने अपनी खुद एक आइडियोलॉजी बनाई थी जब मैं इसको समझ रहा था, एंड ये सारा प्रोसेस मैंने अपने आप पे ट्राई किया हुआ है, एंड लेट मी टेल यू यार, ये हमेशा काम करता है। आप फोमो में नहीं रहिए। सो नॉट ट्रेडिंग, इट इज ऑल अबाउट एलोकेशन। ओके, सो इट कैन बी, अगर मैंने अपना पोर्टफोलियो क्या कर रखा था, 60% इक्विटी था, 30% डेट था एंड 10% गोल्ड ETF, वैसे मैंने एलोकेट कर रखा था। Okay. So I could make a good capital for myself. And then again I invested. मैंने again एक अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करा पैसा। वेल्थ कैसे बनती है, वो इन्वेस्टमेंट करने से बनती है, बट वो कहाँ करने से बनती है, we need to understand that also. हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो कैपिटल क्रिएट करा है वो कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या क्या एसेट क्लासेस हैं, कहाँ लोग जो यंग बच्चे हैं 21-22 साल के 25,000 रुपए कमा रहे हैं, सर उनके लिए और कुछ नहीं है, ओनली डू SIPs। ओके, वाई आई टेल यू, वो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। ओके सर आपने, आई डोंट नो आपने न्यूज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो FNO ट्रेडिंग करते हैं, वो दे हैव लॉस्ट 80,000 crores, our youth has lost 80,000 crores of, you know, because why? Because of quick money. Quick money क्यों चाहिए? To match your lifestyle, to break inflation, बट आप इन्फ्लेशन को तो ब्रेक कर ही नहीं पा रहे हो, आप तो अपना ही लॉस कर रहे हो, कैपिटल इरोड ही कर रहे हो, कैपिटल इरोड नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप डेट ट्रिप में जा रहे हो। जब आपको नॉलेज ही नहीं है व्हाट इज FNO आपके लिए है ही नहीं। FNO इज नॉट फॉर यंगस्टर्स, इट इज नॉट, आई मीन FNO का क्या यूज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो मैं बाद में शेयर करूंगा, बट फॉर यंगस्टर्स, फॉर आवर यूथ, आई थिंक दे शुड लर्न टू इन्वेस्ट, सेव प्लस इन्वेस्ट, and then talk about capital, and then talk about wealth creation. एंड फिर आपके पैसे जब बन जाते हैं, आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। एंड मेरा सोचना ऐसा है कि अगर 100 रुपए है तो उसमें आप 20% रिस्क लेना चाहिए, ओके, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक व्यक्ति जो आज 25-30,000 रुपीज कमा रहा है, और उसका बजट कैसा दिखना चाहिए? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। I'd been to, मैं रामेश्वर गया था दर्शन के लिए, मी, माई वाइफ एंड माई डॉटर। तो हमारा ड्राइवर बहुत एजुकेटेड था। ओके, एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ वो खाली इंग्लिश में बात कर रहा था, वो हिंदी में बात नहीं कर रहा था। एंड तो वो मुझे पूछ रहा था आप क्या करते हो बॉम्बे में, तो बिकॉज हमने उसको 3 दिन के लिए बुक कर रखा था तो एक रेपो बन गया था। एंड फिर उसने बताया कि सर मैं 60,000 कमा लेता हूँ गाड़ी चला कर, सीजन हो या ना हो, अब तो 365 डेज दर्शन करने ट्रैवलर्स आते ही हैं। सो ऑन एन एवरेज आई अर्न 60,000 रुपीज। आई सेड आप 60,000 कमा लेते हो तो आप इसको कहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, आई मीन क्या करते क्या हो आप इसका 60,000 का? नहीं, सो मैंने उनको ये पूछा था कि आपका सेविंग्स कितना है। सो मेरा कोई सेविंग्स नहीं है, मैं रेंट के हाउस में रहता हूँ, मेरा घर का खर्चा, आई हैव 2 kids, 1 parent, so that is number of dependents 5, ठीक है। 25,000 मेरे घर का खर्चा है, 5,000 बच्चों का खर्चा है, 35,000, EMI मेरी 15,000 की कटती है, 50,000 रुपए,
10,000 रुपए में मैं पोस्ट में कुछ 2,500 भरता हूँ, फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए मैंने 3,000 रुपए रखे हैं, और घर पे टू कीप सम लिक्विडिटी आई हैव द रेस्ट ऑफ द अमाउंट. तो देन आई आस्क्ड कि आपका कहीं पर डीमैट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है? मैं आपको एडवाइस करता हूँ आप इसको, डीमैट अकाउंट क्या होता है, SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? सर हम वहां पर पहुंचे ही नहीं है. आप इसको ट्राई कर लेना सर. मैंने ट्राई करा है सर, उसको डीमैट अकाउंट नहीं पता है, उसको स्टॉक मार्केट नहीं पता है. काफी लो पेनिट्रेशन है अभी. हाँ, बट यू कैन रीच देयर. अगर पेटीएम पहुंच गया सर वहां पर, वहां पे गूगल पे पहुंच गया सर, वहां पे इंटरनेट पहुंच गया सर, वहां पे जियो पहुंच गया सर, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? अवेयरनेस ही करना है. मुझे लगता है कि ये लोग जो है वो इन सब चीजों को, जैसे जीपे हो गया या फिर पेमेंट्स हो गए, ये उनके लाइफ का कंपल्शन है, उसके बिना वो जो है रह नहीं पाते. बट जबकि इन्वेस्टमेंट को वो लाइफ का शायद कंपल्शन मानते ही नहीं है. वो सिर्फ मानते हैं कि ठीक है इन्वेस्टमेंट करना मतलब FD में डालना या PO में डालना, इस तरीके से. सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसे बनेगी आपके हिसाब से? ऑब्वियसली जब आपका जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा लोग कैपिटल डिप्लॉय करेंगे अपना. यस, आई डोंट नो, मैं ऐसा सोचता हूं कि आप भी ऐसा सोचते हो, आई डोंट नो दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 10 जन को भी जाके न्यू गुड 10 पीपल, मेक देम इन्वेस्ट, मेक देम ओपन सेविंग्स अकाउंट, मेक देम इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, सेविंग्स अकाउंट खुला लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी दिला दी, तो आई थिंक वो लोग भी वो टैक्स ब्रैकेट में तो आ ही जाएंगे. एटलीस्ट टैक्स को फाइल तो करेंगे. अच्छा, टैक्स को फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट की जो भी योजना है उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और इससे ट्रस्ट डेवलप होगा. ट्रस्ट डेवलप होता है तब अवेयरनेस जो करी जाती है उसका फ्रूट मिलता है. एवरी वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. अवेयरनेस, एजुकेशन, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, शिफ्ट ऑफ माइंड, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बिना कहां पर सर कोई इन्वेस्टमेंट होता है? आप कौन से बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो? ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट. हम सारे तो रिटर्न्स की हिस्ट्री देख रहे होते हैं म्यूचुअल फंड्स में. अदरवाइज वी हैव अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, भाई FD में 6-7% मिलेंगे, इन्फ्लेशन हमारा ये है, ठीक है, हम कोई भी तरीके से मैच कर लेंगे. दैट इज हाउ वी वर्क. दैट इज द रॉन्ग वे. वहीं पर तो ब्लाइंड स्पॉट है. दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि आप पहले ही हार मान जाते हैं. भाई हमें 6%, 7% मिल रहे हैं, वी आर हैप्पी. बट ये 6%, 7% इज नॉट फॉर यू एंड मी. इट इज फॉर द एजेड पीपल. वो जो हम रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं सर, जी, एग्रेसिव, बैलेंस्ड, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेसिव, बैलेंस्ड, दैट इज फॉर 60, 65 एंड अबव. मुझे अगर अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी हो, चाहे मैं कोई भी एज का हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं ओल्ड हो गया तो या फिर मेरी रिक्वायरमेंट कम है, बट अगर मैं आज यंग हूँ और मुझे चेक करना हो कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ, तो मुझे क्या पैरामीटर्स चेक करने चाहिए? सर सबसे पहले तो है ना, आई मीन करेक्टली सेड, आपका जो स्वभाव होता है, आई मीन एवरी इंडिविजुअल का एक स्वभाव होता है और उसकी एक पैटर्न होती है एक्सपेंस करने की, राइट? इफ यू एग्री टू इट, तो उसी से पता चल जाता है कि ये कौन से रिस्क प्रोफाइल का है. वो अपने पे खर्चा करता है, वो फैमिली पे खर्चा कर रहे हैं, वेदर इट वाज नीडेड और नॉट नीडेड, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है. अच्छा, व्हाट आर दी सोर्सेस, उसके कमाने के क्या सोर्सेस हैं, वो सब वेल डिफाइंड होने चाहिए. उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग का एग्जैक्ट, आई मीन द रियल रिस्क प्रोफाइलिंग तब बनता है, तब कैटेगराइज्ड होता है, नॉट बिफोर दैट. और वो मैं क्या करूंगा सर, आपको करना चाहिए आपका खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग. तो फॉर एग्जांपल यू हैव 10 crore rupees over a period of time, even after knowing your risk profile कि आप कंजर्वेटिव हो, बट आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव, बैलेंस एंड एग्रेसिव हैं, एंड यू आर एट 60. so मेरे हिसाब से एट 60 you should be balanced and conservative. Okay. बट आप आपके स्वभाव से उल्टा चलते हो. आप 30% को रिस्क में डाल देते हो बिकॉज कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आ गई तो आपको और पैसे कमाने हैं. सो ग्रीड का है ना सर, कोई रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं होता है. ग्रीड कभी भी कहीं पर भी आ सकती है.
So again, if you are not disciplined, आप मार खाओगे. That is for sure. ओके, अब रिस्क प्रोफाइलिंग हमने करी. अक्सर कहा जाता है, टर्म यूज किया जाता है, गोल बेस्ड प्लानिंग. Right. लोग कहते हैं गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए. तो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करने के क्या नियम होते हैं कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कौन से गोल के लिए मैं कौन सा प्रोडक्ट लूं, मैं कितना म्यूचुअल फंड्स में डालूं, कितना इक्विटी में डालूं, डेट, गोल्ड. तो एक अगर हम एक आइडियल केस पकड़े किसी का भी, तो क्या उसको जो है सर, आई थिंक मैं आपके बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बट आई थिंक हम इस जर्नी को अलग तरीके से लेते हैं. ठीक है, अलाउ मी दैट. श्योर. एक लड़का एट द एज ऑफ 18 वो कॉलेज पास आउट कर लेता है, एंड देन ही गोज फॉर एन इंटर्नशिप टू एनी ऑफ द कंपनीज. उसके पहले का जो प्रोसेस होता है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो उसकी स्कूलिंग, तो फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर, अब मेरे को उसकी स्कूलिंग के लिए इतना खर्चा करना है, तो मुझे इतने पैसे सेव करना है. अगर मैं सेविंग के साथ अगर वो पैसा इन्वेस्ट करूं और फ्यूचर प्लान करूं, तो मुझे उतने कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उसकी स्टडिंग में. एम आई क्लियर टू यू? मतलब so for example, my requirement for 10th standard, from first junior KG to 10th standard in Bombay, एक नॉर्मली एक 20-25 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है. sure. एक किड के लिए टू ट्रैवल फ्रॉम जूनियर केजी टू 10th स्टैंडर्ड 25 लाख रुपया इज व्हाट यू रिक्वायर. तो अगर आपके पास वो 25 लाख रुपया एट द एज ऑफ 30 होता है, और वही आप इन्वेस्ट कर देते हो एट द एज ऑफ 30 इन स्टैगर्ड मैनर, इन डिफरेंट डाइवर्सिफाई योर मनी इन डिफरेंट SIPs एंड एसेट एलोकेशन में, तो वो पैसा एट द एज ऑफ 40, जब आप 40 के होंगे और आपका बेटा 10th में क्या एज होगी, आई थिंक 14 होती है एज, आइडियल एज होती है 14. 10th में 16, हाँ 16 होती है. सो 16 प्लस 10 is how much? 26. तो उसके पास एक कैपिटल आ जाएगी. So you have to fight with your numbers. So now let's put it like that. Father age is 30, right? And बच्चे का एज है 2 years. 4 years के बाद वो जाएगा स्कूल में, right? And 10th तक वो 14 का हो जाएगा. And Papa will become 44, right? So at 30 the journey starts. उसने 25 लाख रुपए वो कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया इन बेस्ट क्लास ऑफ म्यूचुअल फंड्स, दी बेस्ट एसेट्स, जो भी अच्छा सा वो कंपेयर कर लेगा अपना, एंड वो स्टैगर्ड मैनर में वो इन्वेस्ट कर लेगा. सो ही गेट्स द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ द मार्केट, क्योंकि ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी इज अपॉर्चुनिटी, इट इज नॉट लॉस. तो ये भी एक माइंडसेट होता है, वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का माइंडसेट होना चाहिए. सो हियर ही कम्स, ही इन्वेस्ट एट 30 एंड ही इज एट 4. ये 44 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा. सो ही गेट्स दैट कैपिटल. और आपने जो 25 लाख इन्वेस्ट करा है, तो ये 10 साल का जो खर्चा था वो यही पैसे में से निकल गया, और उसके ऊपर की कैपिटल बनी उसके लिए. सो फॉर फर्दर एजुकेशन ही कैन ट्रैवल एनीवेयर ही वांट्स टू ट्रैवल. और आई मीन यू नो, वो कहीं पर भी कोई भी एजुकेशन ले सकता है. सो यू हैव टू प्लान इट. प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फाइनेंस प्लानिंग मतलब सर आपके जीवन में और कुछ करना ही नहीं है, खाली फाइनेंस को प्लान करना है, बिकॉज वो बहुत सारी जगह का सोर्स है, सच एज ट्यूशन फीस, सच एज घर का खाना पीना, घर का लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मेंटेनेंस बिल. वो पैसा ही फुलफिल करेगा ना सर, इफ यू प्लान योर मनी प्रॉपरली. अब वो प्लानिंग की हैबिट होना बहुत जरूरी है. तो ऋषभ भाई, ये 1FC क्या है और ये आइडिया आपको कैसे आया? सर 1FC का मतलब है इट इज वन फाइनेंशियल कोड. वन फाइनेंशियल कोड. ओके. इसके पीछे ये एक स्टोरी है जो मैंने आपको पहले ही बता दी.
which my uncle got expired, and how हमें कितना टाइम लगा कितनी इंफॉर्मेशन को कोलेट करने में, एंड देन ये समझ में आया कि दिस इज द रियल प्रॉब्लम. बट 1FC नेम, तो मैं मेरी वाइफ वी हैड बीन टू स्टारबक्स. अच्छा. BKC में है, BKC बॉम्बे, एंड इट वाज एट द नाइट लाइक 1 बजे होंगे, रात के 1 बजे होंगे, एंड मैं 1 BKC के बिल्डिंग के सामने खड़ा था. एक बिल्डिंग का नाम है 1 BKC. तो ऑब्वियसली हमारा एक माइंडसेट होता है कि हम भगवान का नाम रखे कंपनी में, या बेटो माँ पिता का नाम रखे, बट वो मैच नहीं कर पा रहा था, वो कनेक्शन नहीं आ पा रहा था. हाउ डू वी कनेक्ट टू पीपल? तो इसीलिए 1 BKC को दिखा. तो आई मीन जब देखा मैंने, तो आई बिलीव मेरे को एक अच्छी फीलिंग आई कि 1FC, that is one financial code, can solve each and every problem of an individual. Okay. That is how 1FC came into the Sure. picture. So 1FC करता क्या exactly? Sir, 1FC एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो सारी इंफॉर्मेशन को थ्रू डिफरेंट APIs टेक्नोलॉजी को कंसोलिडेट करता है एंड आपको डेटा देता है. सो फ्रॉम स्टार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट टू योर नेटवर्थ. ओके. सो दैट इंक्लूड योर इन्वेस्टमेंट्स, योर लोन्स, योर इंश्योरेंस, योर विल राइटिंग, योर टैक्स फाइलिंग, योर गोल बेस्ड प्लानिंग. इसमें सिबिल भी आ जाता है. ओके. एंड उसके बाद आपका नेटवर्थ आता है. इससे फायदे ये होते हैं कि आपको ये पता चलता है कि मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट आज है, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, और हमारा सिस्टम आपको ये भी बताएगा कि आप इससे क्या कर सकते हैं. आप यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट ग्रो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपकी पैटर्न को देख के, दैट एल्गोरिथम इज डिजाइन्ड बाय अ सॉफ्टवेयर. I mean, we use machine learning, artificial intelligence, and वो आपको बताएगा कि आप क्या कर सकते हो. So, हम ये नहीं बताने वाले हैं कि आपको रिलायंस बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So, मैं वो एडवाइजर नहीं हूँ. मैं ये एडवाइस करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एंड ये प्रोडक्ट रेंजेस हैं, ये फाइनेंशियल टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं विद द हिस्ट्री, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी अकॉर्डिंग टू माई रिस्क प्रोफाइल मैं कहां पर पैसे लगा सकता हूं, और मैं कितने कमा सकता हूं 5 साल में, 10 साल में, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री. Got it. That is how the software has been designed and developed. Got it. तो ये आइडिया तो उस एपिसोड से आया आपको, बट राइट. आज के प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं इस तरह के, उससे और 1FC में क्या मेजर डिफरेंस है? सर, फर्स्टली मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज मैं एक वेल्थ फिनटेक कंपनी हूं. मैं वेल्थ क्रिएट करता हूं, बट इनडायरेक्टली मैं वेल्थ को लीगेसी लेके जाता हूं. ओके. जो आपका फोकस लेगेसी पे है? मेरा फोकस लेगेसी पे है, एंड मैं ऐसा बोलता हूं सर, आई एम अ लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म. जी. ये जो मेरी सर्विस आने वाली है वो आपको तब पता चल जाएगा, बट यस, वी आर अ प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी फिनटेक कंपनी एंड अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पर मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब, जिससे आप लीगेसी, बिकॉज हमारा पर्पस ये था, 1FC का पर्पस ये था कि कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है तो उसको कैसे फेस किया जाए. अब अनलेस एंड अनटिल आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप यहाँ वहां पे स्ट्रगल करेंगे, CA को फोन करेंगे, बैंक मैनेजर्स को फोन करेंगे, एंड आई हैव मल्टीपल एग्जांपल्स फॉर इट. तो हमें ये सॉल्यूशन लाना था, एंड वो भी लो कॉस्ट में लाना था, तो ही वो आई मीन मासेस को अट्रैक्ट करेगा. एंड इट हैज टू बी अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म, अदरवाइज ये हम ला नहीं सकते. श्योर. एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है
जो लीगेसी तक लेके जाता है। लेगेसी पे फोकस नहीं कर रहा। परफेक्ट। ओके, कमिंग बैक, अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चमकता है। वो कहते हैं ना, गोल्ड। जो हर चीज चमकती हुई गोल्ड नहीं होती, पर जो आज चमक रहा है वो सबसे ज्यादा गोल्ड ही चमक रहा है। तो गोल्ड ने पिछले कुछ सालों में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। मेरी मम्मी मुझ पे बहुत हंसती है, बोलती तुम जितना भी दिमाग लगा लो, मेरा जो गोल्ड पड़ा है वो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देके चला जाता है, तुम पोर्टफोलियो मैनेज करते रहो अपना। तो मम्मियों का जो गोल्ड है, उन्होंने घर में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है सारे पोर्टफोलियोज को। बट थोड़ा क्या है, हमारा प्यार ज्यादा फिजिकल गोल्ड की तरफ ज्यादा है। राइट। और बहुत सारे नए एज टूल्स आ चुके हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट फ्रॉम डिजिटल गोल्ड टू ETFs। तो आपके हिसाब से एक पोर्टफोलियो में गोल्ड कब और कितना होना चाहिए? सर, गोल्ड का पर्पस क्या था वो इम्पोर्टेंट है समझना। पुराने जमाने में या इन एशियन टाइम्स गोल्ड एक ऐसा टूल था जिससे बार्टर हुआ करता था। जी। राइट। सो हमें उसका मतलब क्या समझना चाहिए कि इट इज एज गुड एज अ करेंसी। राइट। सो ये, और इंडिया में गोल्ड इज अ कल्चरल प्रेफरेंस, इट्स अ इमोशनल अटैचमेंट इंस्ट्रूमेंट। आप गोल्ड लेके अपनी बीवी को दे दो, एंड बाय एनी चांस इफ यू हैव समथिंग, आई मीन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आता है, अब उनसे गोल्ड नहीं ले पाओगे। Sure. So that is the situation. Now, सर, आई थिंक हमारे पास कितना गोल्ड होगा? 40 लाख करोड़ के आसपास गोल्ड होगा। राइट। वो आपको क्या रिटर्न्स देगा? फिजिकल गोल्ड आपको क्या रिटर्न्स देगा? आई थिंक 5 to 6%। गोल्ड ETF आपको कितना परसेंट देगा? आई थिंक नियर अबाउट 7 to 8%। एंड गोल्ड फ्यूचर्स आपको कितना रिटर्न्स देगा? यू नीड टू मेजर ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, ये तीनों में गोल्ड ETF एंड गोल्ड फ्यूचर्स हार्डली 2-3% को पता होगा। अगेन देयर इज नो अवेयरनेस, इसीलिए पता नहीं है। पर गोल्ड फ्यूचर्स रिस्की नहीं हो जाएगा? सर, आई मीन एवरी इंस्ट्रूमेंट इज रिस्की, बट आप कौन सी एज में कहां पर क्या इन्वेस्टमेंट करते हो, उसकी साइज, उसकी यूनिट कम कर दीजिए। सो एट द एज ऑफ 40, आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि सर मेरा पोर्टफोलियो 10 to 15% मैं गोल्ड में रखता हूँ। तो एट द एज ऑफ 50 अगर वो पैसा बढ़ गया है तो मुझे वो 50 to 60 में काम आ जाएगा। So that is how we will have to plan it. But gold is one of the best instruments to have it in portfolio. Got it. होना चाहिए। वो मेरे लिए एक इमरजेंसी फंड है, वो एक इमीडिएट फंड है जी, जो मैंने आज बेचा, कल 1 घंटे में मुझे पैसा मिल जाएगा। According, I mean, obviously, if it is regulated. So, I think gold should be a part of your portfolio. एक आपने काफी HNIs, अल्ट्रा HNIs को भी कंसल्ट किया, तो एक 100 करोड़ का व्यक्ति किस तरह सोचता है? जैसे अगर उसको अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना, तो वो कैसे सोचता है वर्सेस एक मिडिल क्लास माइंडसेट का कैसे सोचता है? क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? सर, मिडिल क्लास माइंडसेट यही होता है सर, एक का दो हो गया बेच दो। ओके। तो यहाँ पे वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। एंड 100 करोड़ वाले की माइंडसेट तो आपको दिखी जाती है क्योंकि वो 100 करोड़ वाला है। अब वो कैसे है? अब वो 2 रुपए में स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जिसमें गोल्ड भी आ जाता है एंड वो हजारों करोड़ बना लेता है। दैट इज पेशेंस। हमें उसके नाम, आई मीन, वी डोंट हैव टू talk about him. He is one of the legends that our country had. Shri Rakesh Jhunjhunwala. 2 रुपए का स्टॉक सर कहां पर चला गया? That was focus, vision था, patience था। यहाँ 2 का 4 हुआ, बाहर निकल जाओ। हाँ, 2 का 4 हो गया, चलो life is settled, plan this vacation, buy this car, buy this home, impulsive। मतलब वो एसेट बेच के liabilities, एस्पिरेशन एंड डिजायर्स। और ये सारी इन्वेस्टमेंट से बनता क्या है सर? डेप्रिसिएशन। और कुछ नहीं बनता है सर। क्या बनता है आप मेरे को बता दो। तो जहां पे डेप्रिसिएशन आ जाता है वहां पे पैसे कैसे बन सकते हैं? इट इज फाइन दैट यू यूज इट इन योर इनकम टैक्स, बट उससे पैसे नहीं बनता है। सो आई थिंक मैच्योर्ड स्टेप्स लेना only happens when you have a basic awareness and basic
habits to make an investment, a logical investment, to gain a returns on investment, which is wealth creation. तो हमने पेशेंस की बात की. हर मिनट ना मार्केट में करीबन 100 नए इन्वेस्टर्स आ जाते हैं. अब 80% उसमें से नुकसान करते हैं. पेशेंस डेफिनेटली एक कारण हो सकता है, पर इसके अलावा और क्या कारण होता है जिस वजह से लोग निवेश में नुकसान करते हैं? सर अगेन, नए इन्वेस्टर्स, नया यूथ या पुराने इन्वेस्टर्स तो सबसे बड़ा मार तब खाते हैं जब उनकी माइंडसेट चेंज हो जाती है एज पर देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड टू द करंट सिनेरियोज. जो भी वहां पे सिनेरियोज होते हैं, जैसे वॉर हो गया, कोविड आ गया, प्लेन क्रैश हो गया, अब वॉर सिचुएशन आ गई, तो दे डोंट ट्रस्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स. अब फिर वो होता है ऐसे, एफडी में पैसा सेफ है, लॉस नहीं होगा. बट दैट इज द बिग लॉस, बिकॉज आपने अपने आप को लिमिट कर दिया. इक्विटी मार्केट जैसा रिटर्न कोई दे नहीं पाएगा आपको. अगर आपने यही सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी बना लिया एंड यू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑन दिस डेट्स, आई एम श्योर इट इज अ प्रूवन हिस्ट्री सिंस 2008, 2014, I think 2021, 2023. So the sir mindset ऐसी है, लोग रिस्क से डरते हैं पर गारंटीड लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं. यही सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है. इसको थोड़ा सा डीप करेंगे कि क्या, व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली? सो लोग रिस्क से डरते हैं. सो आपको एक इन्वेस्टमेंट से डर लग रहा है इन अ सिचुएशन लाइक कोविड, राइट, और एक लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गारंटीड लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हमें पता है ये नीचे ही जाने वाला है. सो सी नोबडी कैन टाइम द मार्केट. मार्केट ही हमेशा टाइम करता है, राइट. भाव भगवान होता है, राइट. सो हम मार्केट को जज ना करें. मार्केट जब गिरता है तब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स में करना चाहिए और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में करना चाहिए. रादर टू से इट, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में करिए जो प्रूवन हिस्ट्री है. जैसे मार्केट हम हमेशा बोलते हैं कि वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी ग्रो होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट्स भी तो ग्रो होंगे. तो बेसिक माइंडसेट ऐसा है कि हम आज इन्वेस्ट करें, कल हमें ₹2 का ₹4 मिले एंड हम निकल जाएं. बट हमारा माइंडसेट अलग होना चाहिए कि हम लोअर लेवल्स पे इन्वेस्ट करें एंड वी वेट फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. तो आप कम भाव में माल बेच देते हो, तो मार्केट का स्वभाव ये है सर कि आप जब भाव नीचे होता है आप बेच देते हो और जब भाव ऊपर होता है आप खरीद लेते हो. तो वो फोमो है सर, दिस इज नथिंग एल्स. म्यूचुअल फंड का डेटा भी कुछ ऐसा ही कहता है कि सितंबर लास्ट ईयर जब मार्केट्स गिरी तो उसके बाद से लगातार जो सिर्फ क्लोजर रेशियो होता है वो बढ़ने लग गया. एब्सोल्युटली. और जैसे ही अप्रैल का मंथ आया, जब मार्केट्स थोड़ी रिवाइव की, मार्च के महीने से अप्रैल से थोड़ा थोड़ा रिविजन आया, तो अब SIP क्लोजर रेशियो गिरने लग गया है. सर ये जो सब बोलते हैं ना कि ये रोटेशन नहीं होता पैसा, ये सब आई थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. मुझे ऐसा लगता है इट इज विलिंगली क्लाइंट्स को पैसा जब मार्केट अच्छा होता है थोड़ा पीक कर लेता है, वो ऐसा भी माइंडसेट है कि भाई थोड़ा महंगा लेंगे चलेगा बट बढ़ने दो. डर में ज्यादा डर और तेजी में ज्यादा ग्रीड यही रह जाती है. सो ग्रीड की तो सर कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है सर, एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक ग्रीड में ही पीपल लूजेस देयर मनी, बिकॉज ये जो पैसा लगाया होता है वो सेविंग्स है कि नहीं है वो भी समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज ये पैसा कौन से यूज के लिए हमने रखा था और कौन से में यूज कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये जो इंटरचेंजेबल यूज की आपने बात करी पैसों की, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है इमरजेंसी फंड.
एब्सोल्युटली। तो इमरजेंसी फंड पे आपका क्या लोगों को एडवाइस रहेगा कि किस तरीके से अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें? कितना इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी फंड? सर इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड हम कमा किस लिए? आई मीन चीप अनप्रेडिक्टेबल जब बोलते हैं तब हमने कुछ कहीं पर कुछ छोड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम मेडिक्लेम नहीं लेते हैं या हमारे पास टर्म पॉलिसी नहीं है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो हमने करी ही नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इमरजेंसी फंड्स क्यों चाहिए आप सोचो। अगर आपके पास मेडिक्लेम है तो यू डोंट हैव टू वरी, अगर आपके पास टर्म प्लान है तो यू डोंट हैव टू वरी। और कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है? लॉस ऑफ इनकम हो सकता है, जॉब जा सकता है। सर अगर प्लानिंग है, जॉब चला भी गया तो SIP तो है ही है आपके पास। So everything is planned. So from tuition fees, I mean school fees, to tuition fees, grocery, basic expense, household expense, vacations, travel expense, community expense, donations. It depends how you plan your finance. Right. And जैसे जैसे आप एक एक एक्सपेंस को अपने लिस्ट में डालते हो तो उसका मतलब है कि आप इनकम वाइज भी ग्रो कर रहे हो जी। बट एट द सेम टाइम यही जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो आपको रिटर्न्स दे रहा है कि आप जस्ट यू वांट टू लीव दैट काइंड ऑफ लाइफ वाला एटीट्यूड आ जाता है। Now I can manage everything. So ये भी भ्रम नहीं होना चाहिए। Got it. Financial journey is like आपने वो बोलते हैं ना सर 2 मिनट आँख यहाँ वहाँ हुई और दुर्घटना घट गई। It is that वाला concept. You will always have to check on your finances because unfortunate situation कभी भी आ सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस को भी हम प्लान बेखूबी से वी कैन डू इट स्मार्टली। अगर हम उसको स्मार्टली रिएक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडिया की जो पर कैपिटा इंश्योरेंस है वो $70 है और यही ग्लोबल एवरेज $4,000 है, करीबन 60 टाइम्स का फर्क है। Okay. तो आपको क्या लगता है कि लोग यहाँ इंश्योरेंस को खर्चा मानते हैं इसलिए पैसा नहीं डालते इंश्योरेंस में? सर हम इसको अलग तरीके से समझते हैं। इंडिया में 80% ऑफ पीपल पब्लिक इसको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट समझती है, बल्कि ये एक्चुअली इट इज अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे भी यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है बट since last 3 years, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल दूं। मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ था 3 years बैक। मेरे फादर इन लॉ ने मेडिक्लेम कुछ 5 लाख का ले रखा था। नॉट इनफ। ही वॉज वेल टू डू, सो ही कुड अफोर्ड टू बेयर दैट एक्सपेंस। आपको अब एक्सपेंस समझना है सर। व्हाट वाज दैट एक्सपेंस? अराउंड 2 crore रुपीज। और मैं पहले से बताता था उनको कि यू शुड एटलीस्ट हैव 50-60 लाख रुपीज ऑफ मेडिक्लेम, दोनों साथ में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंडिया में कहीं पर भी आप रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? 2 things, एक मेडिक्लेम और एक टर्म लाइफ। रेस्ट ऑल आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आप कर सकते हो फॉर वॉट एवर रीजन यू वॉन्ट टू डू इट। टैक्स बचाना है तो आप टैक्स बचाओ, बट टैक्स बचाना, इंश्योरेंस लेना इज अ रॉन्ग माइंडसेट। दिस इज अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड आई विल टेल यू, इन इंडिया आई थिंक सर 153 करोड़ की पब्लिक की पॉपुलेशन में सर आई थिंक 3 या 4% का ही इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है।
एंड उसको भी अगर इफ आई बाइफरकेट, तो टर्म में कितना है एंड मेडिक्लेम में कितना है, यू विल गो मैड। उसके आगे चलते हैं सर। एक कॉर्पोरेट एमएनसी अपने बंदे को कितने का कवर देती है जनरली, वो भी एक कैटेगराइजेशन है कि अगर मिड लेवल है तो उसको 3 लाख का मिलेगा, जूनियर लेवल का है तो उसको 2 लाख का मिलेगा, सीनियर लेवल है तो उसको 5 लाख का मिलेगा। डज वी मैच दैट? चलो कंपनी ने जो दिया वो दिया, बट आपको तो लेना चाहिए अपने आप से। वो फाइनेंशियल बर्डन अगर आप उसको आज सॉल्यूशन नहीं देते हो बाय बाइंग एन एडिशनल मेडिक्लेम फॉर योर ओन सेल्फ, वो फाइनेंशियल बर्डन किस पे आएगा? सो कमिंग बैक टू योर प्रोफाइल एंड योर पोर्टफोलियो, ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है विच इज अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन। तब क्या करोगे आप? तब आप अपनी SIP बेचोगे, तब अपनी गोल्ड बेचोगे, तब अपने स्टॉक्स बेचोगे, तब FD को रिमूव करोगे। So it is just a small solution. As per your age, you should have so and so mediclaim. और टर्म लाइफ सर क्या प्रीमियम होता है? आई थिंक पॉलिसी बाजार बोलता है कि 800 रुपया पर मंथ इज व्हाट यू हैव टू पे फॉर अ टर्म ऑफ करोड़, फॉर अ करोड़ फॉर टर्म लाइफ और समथिंग। मेडिक्लेम भी वैसा ही कुछ है सर। अगर ये सब हम करने लगे तो डोंट यू थिंक दैट life will be more easy? I mean, you go to any hospitals to get any kind of medical treatment, it is very expensive. बहुत ज़्यादा expensive है। आप दवाइयाँ ले लो और वही टाइम पे आपको, so जब आपकी ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है एंड यू नो आपको यही टाइम पे कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है, आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाता, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते, आपके मेडिक्लेम कम है, यू नो गोइंग थ्रू दैट सुनामी इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो आई ऑलवेज से टू माई क्लाइंट्स, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, कुछ हो ना हो, अगर आप वेल्थ नहीं बना पाए तो ठीक है, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ टर्म प्लान एंड मेडिक्लेम। दिस विल एक्चुअली सॉल्व योर मेडिकल इलनेस का जो भी प्रॉब्लम है, वो तो एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली मुझे वही लगता है कि जैसे आपने बताया कि लोग अभी टैक्स बचाने के लिए ये करते हैं, और क्योंकि ये टैक्स बचाने के लिए कर रहे थे, तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि न्यू टैक्स रिजीम के कारण ये वाला जो बेनिफिट था वो भी खत्म हो गया ITC के अंदर। तो अब तो लोगों को इंश्योरेंस शायद पहले कंपलसरी था, लगता था बिकॉज चलो टैक्स बच रहा था, तो हो सकता है अब उनका मन हट जाए टोटली कि भाई अब कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, तो चलो ठीक है, अब कोई लेने की जरूरत नहीं है मुझे इंश्योरेंस। सर आई थिंक इंश्योरेंस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द पोर्टफोलियो। कोई इसको टैक्स बचाने के तरीके से सोचता था, कोई इसको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट बताता था, आई मीन बाय इन्वेस्टिंग इन यूलिप्स एंड अदर प्लान्स, एंड कोई इसको एक्चुअली मेडिक्लेम समझ के ले लेता था, आई मीन व्हाटएवर द पर्पस वाज। सो आई थिंक एक प्रॉपर माइंडसेट हो, इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, नथिंग एल्स। तो ऋषभ जी, आज जो आपने लेगेसी पे एम्फेसाइज किया है, मेरे हिसाब से वो मेरी पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थी आज की, एंड आई थिंक मैं भी घर जाके पहले अब पूरा चेक करूंगा कि भाई फिर सब कुछ ठीक रखा है नहीं रखा है, एंड आई थिंक आई विल टेक योर हेल्प आल्सो फॉर दैट। श्योर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट्स और इस फैक्ट की बात करी कि अभी भी लंबी जर्नी बाकी है एज अ कंट्री हमारी की इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज अभी डीमैट्स, यूनिक डीमैट्स वर्सेस डीमैट्स एक नंबर बड़ा लग सकता है, पर यूनिक डीमैट्स बहुत कम है। और हमने माइंडसेट की बात करी, हमने अनसर्टेनिटीज की बात करी लाइफ में, खासकर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए कि कैसे बड़े लोगों के लिए भी लाइफ अनसर्टेन है, पर बड़े लोग वेल प्लान्ड होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, और आपने एक वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, वेल डिफाइंड होते हैं। राइट। तो वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, मुझे मेरी जो लर्निंग रही है इस एपिसोड से, और ये मैं अपनी लाइफ में पर्सनली डेफिनेटली इंप्लीमेंट करूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग भी वेल डिफाइंड हो जाएं अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स में, और उसी के साथ साथ आप अपनी लेगेसी कैसे ट्रांसफर करेंगे, अपनी लेगेसी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे,
और जो आज आप मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके जो लव्ड वंस हैं उनको आपके जाने के बाद बेनिफिट मिल सके, आपके बच्चे जो है सेफ महसूस कर सके, सिक्योर महसूस कर सके, वो उन तक पहुंचे जरूर। अगर आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फॉर्म का, आप उस पर भर सकते हैं और 1FC की टीम आपको उसमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर देगी, जिससे आप अपनी लेगेसी को प्लान कर सकते हैं। थैंक यू ऋषभ भाई वंस अगेन। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू सर। थैंक यू।